हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2020 मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर ला पाओ, एक अच्छा स्कोर कर पाओ, जिससे कि आपका जो रैंक है एसएससी सीजीएल में, आपका मेरिट लिस्ट में वो रैंक बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि अभी से आपका क्या होना चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपको मॉक्स कितने लगाने चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए, आपको कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, इंग्लिश में आपको कैसे ध्यान देना है, आपको मैथ्स में कैसे ध्यान देना है। मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा और ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। आप अगर अगर आप इन सब इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हो, आप इन सब मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। हो सके तो आप इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 के स्पीड में देख सकते हो, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं हो तो जब आपके पास टाइम फ्री हो तब आप देख सकते हो इस वीडियो को। आप वॉच लेटर की लिस्ट में डाल सकते हो, उसके बाद आप देख लेना। बट इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो मेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस में आपका जीके और रीजनिंग हट जाता है। सिलेबस एग्जैक्टली वही रहता है जो आपका प्री में है। आपका जो सबसे बड़ा जो टेंशन होता है जीके पढ़ने का, वो जीके इसमें नहीं रहता है। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना होता है, सिर्फ मैथ्स एंड इंग्लिश, आपका रीजनिंग भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी एस्पिरेंट्स के मन में आता है, जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल 2020 का प्री दिया है, कि सर हमारा रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, हमारा स्कोर कितना होना चाहिए, जिससे कि हम श्योर हो जाएं कि हम अपने मेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका मार्क्स 130 प्लस है तो आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, मेंस का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका 130 मार्क्स भी है और आप मेंस में अच्छा स्कोर लाते हो तो आपका बहुत अच्छा चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप एक अच्छा रैंक ला सकते हो। तो अगर आपका 130 प्लस से ज़्यादा मार्क्स है तो आप इसका प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। ये जनरल कैटेगरी वाले लोगों का है। अगर आप ओबीसी में हो तो आपका उससे थोड़ा सा कम भी मार्क्स आता है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन का भी एक इफेक्ट होगा, उसमें भी आपका हो सकता है कि आपका मार्क्स कुछ बढ़े, तो आप अपना प्रिपरेशन मेंस के लिए कर सकते हो। और हाँ, जिन्होंने भी अपना इस बार सीजीएल प्री का एग्ज़ाम दिया था वो अपना रॉ स्कोर और अपना शिफ्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको मेंस में कितना टारगेट करना चाहिए, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, तो मैं सभी के कमेंट को देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए मेंस में। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है कि सर हमें मेंस के लिए कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ये अपने आप को आपको देखना होगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। अगर आपने प्री एंड मेंस दोनों का प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही कर लिया था, अच्छे लेवल में प्रिपरेशन किया था, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो आपको मेंस के लिए कोचिंग नहीं लेना है। आप अपने आप सेल्फ स्टडी करके मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्री में सिर्फ एक एवरेज बेसिक लेवल पे स्टडी किया है, प्री के लेवल पे स्टडी किया है, तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको कोचिंग लेना चाहिए। मेंस का कोचिंग लेने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका एक रिवीजन के जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो आपको एक रिवीजन के जैसा लेना है। जो भी असाइनमेंट देंगे आपको उसको कंप्लीट करना है, उसको अच्छे से कंप्लीट करते जाना है। मान लीजिए आपका कोई चैप्टर हो रहा है, परसेंटेज का चैप्टर हो रहा है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एक तो मैंने जो भी प्री में पढ़ा था वो मैं अच्छे से कर लूँ, उसके बाद जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उससे मैं और कुछ नई नई चीज़ें सीख सकूँ, उसका अपने आप को अपने एक लेवल और अप कर सकूँ। ठीक है, तो आपको इसको रिवीजन के जैसा लेना है। तो कोचिंग का डिसीजन आपका खुद होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है तो आप कोचिंग मेंस का ले सकते हो। 2-3 महीने की कोचिंग होती है, आपका अच्छा हो जाएगा और आपका एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम भी है एसएससी सीजीएल का मेन होने में। क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट ही दिसंबर में आएगा, तो उसके 1 महीने बाद ही आपको कंडक्ट करवाएगा। तो हो सकता है कि जो मेंस का एग्ज़ाम हो वो जनवरी 2022 के आसपास कंडक्ट हो।
तो आपके पास अभी 5 महीने के आसपास का टाइम है, तो आप कोचिंग ले सकते हो। कोचिंग लेने के बाद भी आपके पास अपना सेल्फ स्टडी रिवीजन का टाइम और मिल जाएगा, तो आपको कोचिंग लेना चाहिए मेरे हिसाब से। पर ये आपका भी डिसीजन होना चाहिए, आपको अपना प्रिपरेशन लेवल चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए मेंस में। तो मेंस में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 360 का टारगेट होना चाहिए, 360 आउट ऑफ 400। तो 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 360 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। 180 मैथ्स में और 180 इंग्लिश में। आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। हमेशा देखना कि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ सॉल्व कर रहे हो। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, उसमें प्रैक्टिस तो करना ही है आपको, लेकिन आपको इंग्लिश में अपना एफर्ट बढ़ाना है ताकि आप उसमें मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपको एक जब सब्जेक्ट सिर्फ अच्छा लग रहा है तो आप सिर्फ मैथ सॉल्व करते जा रहे हो, मैथ सॉल्व करते जा रहे हो, या फिर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, मैथ्स को इग्नोर करते जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ये तो कुछ एसएससी एस्पिरेंट के मन में जो डाउट होते हैं उनकी बातें हो गई। अब चलते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप इस टारगेट को अचीव कर सको, 360 प्लस मार्क्स आप ला सको। तो इसमें मैं आपको 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा, 5 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको एक 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। और ये पाँचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पाँचों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। हो सके तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप नोट डाउन कर सकते हो, आप लिख सकते हो। मेंस स्ट्रैटेजी प्लस जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले आप उसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के दौरान। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट एंड इसका एनालिसिस। तो आपके लिए जो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉक टेस्ट है। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है, आपको हैबिट बनाना है मॉक टेस्ट देने का। आपका जो टारगेट होना चाहिए मेंस में मॉक टेस्ट का वो होना चाहिए 50 मॉक टेस्ट मैथ्स का एंड 50 मॉक टेस्ट इंग्लिश का। तभी आपका जो टारगेट है वो आप उसको हिट कर पाओगे। मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका रिवीजन होते जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। अगर आप मैथ्स का मॉक टेस्ट देते हो तो आपको सारे चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलते जाता है। इससे क्या होता है कि आपका सारे चैप्टर एक बार रिवीजन के जैसा होते जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश का टेस्ट देते हो तो आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सारा चीज़ आपका प्रैक्टिस होते जाता है और रिवीजन होते जाता है। आपका उसमें पैसेज भी मिलेगा, क्लोज टेस्ट भी मिलेगा, एरर डिटेक्शन मिलेगा, वोकैब्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। तो क्या हो गया, एक आपका रिवीजन के जैसा वो होता जा रहा है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। उसके बाद आपको इसका एनालिसिस करना है। जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उससे कहीं ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि आपको एनालिसिस करना है। जितना टाइम आपको मॉक टेस्ट में देने में लगेंगे उतना ही टाइम आपको लगभग एनालिसिस करने में भी आपको लगेगा। अगर आपको 2 घंटे मॉक टेस्ट देने में लगता है टाइम, तो 2 घंटे से ज़्यादा आपको एनालिसिस में देना है, तभी वो एनालिसिस अच्छा माना जाएगा। तो आपको एनालिसिस कैसे करना है इसकी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हो। नहीं तो मैं एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एक नोट कॉपी बनाना चाहिए मॉक के लिए। इंग्लिश की अलग कॉपी बनानी चाहिए और मैथ्स की अलग कॉपी बनानी चाहिए। उसके बाद आपको जैसे ही आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको एनालाइज करना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन को आपने कितने टाइम में बनाया है, एवरेज बच्चों ने कितने टाइम में बनाया है, टॉपर्स ने कितने टाइम में बनाया है, आप इस क्वेश्चंस को और कैसे कम टाइम में बना सकते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखने के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने, आपको वो देखने। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, आपके लिए नए हैं, आपको अपने मैथ्स के नोट्स कॉपी में लिख लेना, मॉक कॉपी में जो आपने कॉपी अपने लिए बनाया है मॉक की कॉपी, उसमें आपको जितने भी नया क्वेश्चन मिल रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, विथ सॉल्यूशन आपको लिख लेना। और उसमें जो सबसे शॉर्टकट से शॉर्टकट अप्रोच हो उसका सॉल्यूशन का आपको वो बना के लिखना है। ऐसे करते जाओगे क्या होगा, हर मॉक में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हर मॉक में कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको लिखते जाना है। इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी करते जाना है। इंग्लिश में हो सकता है आपको वोकैब मिले नए नए, वोकैब को आपको नोट डाउन करना है। ग्रामर के एरर के क्वेश्चंस मिले, नए क्वेश्चंस जो कि डिफ़िकल्ट हो, नए हो, आपको वो लिखना है। कुछ और भी क्वेश्चंस हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए, तो आपको लिखना है। कभी भी अपनी मेमोरी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आप उस टाइम पे देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरी गलती है, अच्छा मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा, बट आप वो दोबारा करोगे गलती। तो इससे बेटर है कि आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो।
ऐसे करोगे आपके पास वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो आपको ये ज़रूर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपका टारगेट कितना था और आपने कितने मार्क्स लाए हैं। अगर आपका टारगेट 180 है, अगर आपका 140 मार्क्स आ रहा है, तो आपको ये सोचना है कि मैं इस 40 मार्क्स के गैप को कैसे फिल कर सकता हूँ। जो 40 मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, आपको कैसे वो गैप को कम करना है। अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि मैं इस गैप को कैसे कम कर सकता हूँ, जो 40 मार्क्स है उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो अपने आप आपका माइंड उसका सॉल्यूशन देगा। आपको ये बोलेगा कि मैथ्स में आपका स्पीड बढ़ाना है, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है, आपको इस चैप्टर में इम्प्रूव करना अपने आप को, ये चैप्टर आपका वीक है, सारा चीज़ आपको खुद पता चलेगा। ये सिली मिस्टेक था 4 क्वेश्चंस में, आपको ये नहीं करना था। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि मैं कैसे इस गैप को कम कर सकता हूँ, इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। और जो भी सॉल्यूशन आपको मिले, आपको नोट डाउन करते जाना है कि ये करना मुझे, ये करना मुझे, ये करना मुझे, और उस पर वर्क करना है। फिर तो आपको मॉक टेस्ट देना है, प्लस आपको ऐसे एनालिसिस उसका करना है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन अब करना है। आपने जो भी नोट्स कॉपी बनाया है या फिर अगर कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, तो आपको उन सब चीज़ों को चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका वीक चैप्टर कौन कौन सा है, कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको कंप्लीटली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके हर मॉक में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसमें गलत हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले वीक चैप्टर का लिस्ट बनाना है और उसको एक एक करके टारगेट करना है। मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका वीक है, अलजेब्रा वीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को ले लो। आप अपने आप को 1 वीक या फिर 2 वीक का टाइम दे देना कि मैं 1-2 वीक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगा। जहाँ से भी नए नए क्वेश्चन मिलेंगे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ जहाँ से नए नए ट्रिक मिलेंगे फाइंड आउट करेंगे। आपको यूट्यूब को अगर रेफर करना होगा तो आप यूट्यूब भी रेफर करना, ठीक है। लेकिन आपको उसी को 1 वीक तक टारगेट करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप देखोगे कि जब 1-2 वीक आप टाइम देते हो ट्रिग्नोमेट्री में, उसके सारे फार्मूलाज याद करते हो, अपने नोट कॉपी को रिवाइज करते हो, उसके बाद एक कुछ ट्रिक्स आप सीखते हो, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें आपका मार्क्स अच्छे आने लगे। तो उसी तरह से जब ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, उसके बाद दूसरा चैप्टर में टारगेट करना अलजेब्रा, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। हर दिन 1-1 2-2 घंटे आपको सॉल्व करने हैं, उसको टारगेट करना है। ऐसे करते करते क्या होगा, आपके जो भी वीक चैप्टर्स हैं वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो कि आपके लिए ईजी होगा, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब चैप्टर आपके लिए ईजी होंगे। तो जो चैप्टर ईजी है उसको आपको छोड़ देना, वो उसका आपका रिवीजन अपने आप होते जाएगा जैसे जैसे आप मॉक देते जाओगे। लेकिन जो आपका वीक है उसको आपको पर्टिकुलर 1-1 वीक करके टाइम आपको देना है अलग से। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका वीक है, आपका पैसेज क्लोज टेस्ट में आपका गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करो कि पैसेज और क्लोज टेस्ट रोज़ सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके वीडियोस देखो यूट्यूब में कि कैसे पैसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, पैसेज में मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट में मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 1-2-3 वीक उसी में टाइम दो और आप देखोगे कि उसमें आपका मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है। अगर एक्टिव पैसिव को आपको इम्प्रूव करना है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इम्प्रूव करना है, तो आपको 1 वीक का टाइम देना है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट करना है। एक्टिव पैसिव करना है, 1 वीक का टाइम देना है, उसको करना है। ऐसे करके देखोगे कि धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किस में करना है? आपको वीक चैप्टर्स पहले लेने हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें आपकी गलतियां हो रही हैं, उसको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, मेंस के क्वेश्चन। यानी कि अगर आप 2020 का भी दे रहे हो तो आपको 2019, 18, 17, 16, 15 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और हर साल कितने 2 पेपर लिए जाते हैं, 2 मैथ्स 2 इंग्लिश के, तो यानी कि आपको टोटल 20 सेट्स हो जाएंगे, 10 मैथ्स के हो जाएंगे और 10 इंग्लिश के हो जाएंगे। आपको इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। सिर्फ एक बार नहीं बनाना है, 2-3 बार 4 बार बनाना है। मतलब कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपका सेट हो जाना चाहिए माइंड में। उनसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनता है। इस टाइप से कैसे कर सकते हो आप? यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना चुका है, बना के वीडियो डाला है, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, आप वहाँ से देख सकते हो।
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर आपको यूट्यूब में आराम से प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले खुद से सॉल्व करना, आप मॉक टेस्ट के जैसे सॉल्व करना, आप देखना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद उसमें जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको 4 बार 5 बार रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम्स करना, ताकि वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाए। तो क्या करना है, आपको 5 साल जो लास्ट 5 ईयर्स हैं उसके प्रीवियस ईयर करना है, उससे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन 5 साल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और उसको बहुत अच्छे से करना है, गेट बाय हार्ट। ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ इसका ऐसे सॉल्यूशन हो। आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा हो जाना चाहिए आपका। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज करके उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन करना होता है। जैसे कि कैलकुलेशन, आजकल कैलकुलेटिव पेपर आ रहे हैं, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते तो आपको अगर क्वेश्चन आ भी रहा है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन अगर आपका वीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप डर जाओगे, नर्वस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए आपको कैलकुलेशन पे आधा से 1 घंटा टाइम देना ही देना है, अलग से आपको टाइम देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है हाउ टू कैलकुलेट फास्ट। आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 8-10 वीडियोस का। आपको वहाँ से उन सब चीज़ों को सीखना है और उसी को कैलकुलेशन में अप्लाई करना है। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं कैलकुलेशन के, आपको उसको अप्लाई करना है। आप अभी वैदिक मैथ सीखने की कोशिश मत करना। बहुत सारे वैदिक मैथ लोग ट्राई करने लगते हैं, तो उसका बहुत डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है, आपको वो नहीं करना है। आपको नॉर्मल ही जो कैलकुलेशन होती है उसी को इम्प्रूव करने का तरीका को सीखना है, ठीक है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में एक पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कैलकुलेशन सीख सकते हो। कैलकुलेशन की एक पीडीएफ है, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा है वोकैब। आपको वोकैब डेली बेसिस पे आपको करना ही है, रिवीजन करना है, प्लस नए नए वोकैब को ऐड करते जाना अपने वोकैबुलरी लिस्ट में, ठीक है। जितने भी आपको नए वोकैब मिलते हैं, मॉक्स में मिलते हों या फिर कहीं पे भी पढ़ते समय आपको नए वोकैब मिलते हैं, आपको ऐड करते जाना है अपने डिक्शनरी में, आपके लिस्ट में, और आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना है। जो भी पीछे याद कर चुके हो आपको उसको तो रिवीजन करना ही करना है, प्लस आपको जो नए मिल रहे हैं उसको भी आपको करते जाना है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी सीजीएल मेंस के इंग्लिश वाले में। आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चंस वोकैब से रिलेटेड होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वोकैब के हैं, लेकिन वो वोकैब के क्वेश्चंस होंगे। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, तो वोकैब को आपको करता रहना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है फार्मूला। आपको जितने भी चैप्टर आप करते जाओ उसका एक शॉर्ट फार्मूला का नोट्स बनाते जाओ। 2-3 पेज में आपके सारे फार्मूला छोटे छोटे लिखे होंगे, आप उनको लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, ट्रिक वाले क्वेश्चंस, आप उनको भी लिख सकते हो। 3-4 पेज में एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, जो इम्पोर्टेंट लगे। आप उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे फार्मूला की कॉपी चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ पे पिन कर दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फार्मूला कि मैंने कैसे बनाया था। आप अपने हैंड राइटिंग से बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। पर आपको मेरे फार्मूला की कॉपी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फार्मूला में डाला था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा था, तो आप देख सकते हो। तो फार्मूला भी आपको हर चैप्टर वाइज करना है। अलजेब्रा का हो गया, अलजेब्रा के जितने भी फार्मूला वो लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया। ज्योमेट्री हो गया तो ज्योमेट्री का फार्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको फार्मूला की कॉपी बनानी है और उसको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते जाना है, बहुत फ़ायदा देगा आपको। उसके बाद फिफ्थ लास्ट बट नोट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर मैं हमेशा अपने सारे वीडियोज़ में मैं इसकी बात करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग रिवीजन करते हैं, बट इस चीज़ को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। और वो है मेंटल स्ट्रेंथ। आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ भी डेवलप करना है। जैसे जैसे आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसी तरह से आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल भी अच्छा रहेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप पेपर देने बैठोगे तो वहाँ पे आपको 2 3 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मिल जाएंगे, आप पूरा नर्वस हो जाओगे, आपका पीस गायब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, काँपने लगोगे, आपको लगेगा कि मेरा जो भी मेहनत था 1.5 साल का 1 साल का वो बर्बाद होने वाला है, और आप डर जाओगे, आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर डिफ़िकल्टी भी मिले, डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आपको मिले, तो आपको उसको कैसे पार करना है। और ये एग्ज़ाम के हॉल में ही पता चलता है, एग्ज़ाम के हॉल में ही आपको ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको मिलते हैं। तो आपको कैसे ये डेवलप कर सकते हो? तो आप जितना काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, आप उतना ही स्ट्रांग रहोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठते हो उससे 5 से 10 मिनट पहले अपने आप को आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको 5 मिनट मेडिटेट करना है या फिर अपने माइंड को काम करना है। आइज़ क्लोज कर लेने हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, अपने सिर्फ सांस पे या फिर ब्रीथ पे फोकस करना है, उसको काउंट करना है, ठीक है। थोड़ी देर जब आप 10 टाइम्स काउंट करोगे अपने ब्रीथ को तो अपने आप आपका जो माइंड है वो काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है। आपको ये विजुलाइज करना है 5 मिनट के लिए कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। विजुलाइज करना है कि आपके आसपास आपके आसपास बाकी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, एग्जामिनर्स हैं, सब लोग हैं हॉल में बैठे हुए हैं, सारा प्रोसेस आपने कर लिया है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो। उसके बाद ये विजुलाइज करना है कि आप अपने क्वेश्चन को एकदम क्लियरली आराम से अटैम्प्ट कर रहे हो, रिलैक्स होकर अटैम्प्ट कर रहे हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी मिल रहा है तो आप उसको आराम से स्किप कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से काम होकर रिलैक्स होकर सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद अगर फिर से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया तो आप उसे पढ़ के आपको पता चल गया कि ये डिफ़िकल्ट है, आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, उसको आराम से सॉल्व कर रहे हो। आप डर नहीं रहे हो, काम हो के आप रिलैक्स होकर दे रहे हो। उसके बाद जितने भी इजी क्वेश्चंस थे जो आपसे बन रहे थे आप उसको आराम से बना रहे हो। उसके बाद जब दोबारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना रहे हो तो आपका वो भी सॉल्व हो रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया अपने एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे अटेम्प्ट आपने किए। उसके बाद आप रिलैक्स और हैप्पी होकर आराम से अपने एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हो। आपको ये सब चीज़ें आपको विजुलाइज़ करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप विजुलाइज़ करते हो तो क्या होता है, आपके माइंड में प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता चल जाता है, आपको माइंड को पता होता है कि अगर डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन आपको आना है उसको उस टाइम पे नर्वस नहीं होना है, काम होना है, रिलैक्स होना है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस करवा दिया है, वो काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। तो ये ज़रूर करना है आपको, और ये एग्ज़ाम हॉल में भी आपको करना है। एग्ज़ाम हॉल में भी जब आप बैठते हो तो पहले 5 मिनट के लिए मेडिटेट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है और सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, काम होकर मैं दे रहा हूँ, रिलैक्स होकर दे रहा हूँ। अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 4-5 लगातार भी क्वेश्चन मेरे पास डिफ़िकल्ट आ गए, फिर भी मैं रिलैक्स्ड हूँ, आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसके बाद और भी क्या है कि आपको अपने मिस्टेक से लर्न करना है। क्या होता है कि जब आप मॉक देते हो आपका मार्क्स कम जाता है, आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक करते हो तो आप बहुत ही डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, आपको लगता है कि बहुत सारे मैंने मिस्टेक कर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आप प्रिपरेशन को अपना स्लो डाउन कर देते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि मुझे अपने जो मिस्टेक्स हैं उससे मुझे सीखना है कुछ। आपको अपने मिस्टेक से सीखना है। आप एग्ज़ाम से पहले जितना भी मिस्टेक हो सके कर लो। क्या होगा, जितने भी मिस्टेक होते जाएंगे वो मिस्टेक आपको दोबारा नहीं करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि जो मैंने मिस्टेक कर लिया है आपको वो दोबारा नहीं करना है। आप ये कब कर सकते हो, जब आप उस मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा सोचोगे, उस मिस्टेक को आपको कहीं पे लिखोगे कि ये मिस्टेक मैंने किया है, इसको मुझे दोबारा नहीं करना है। तो आपका ये मेंटालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि मार्क्स कम आए, आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, किताब कॉपी फाड़ दिए, इधर पेन फेंक दिए, ये कर दिए। ये होता है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होगा। लेकिन फिर भी अपने आप को काम रखना है कि नहीं, ये मेरा मिस्टेक था, इस मिस्टेक को मुझे दोबारा नहीं करना है। मेंटली अपने आपको स्ट्रांग रखना है। ये सोच के चलना है कि जितने भी मिस्टेक्स हैं मैं एग्ज़ाम से पहले कर लूँ। चलो अच्छा है कि मुझे ये मिस्टेक पता चल गया, ये मिस्टेक को मैं अब एग्ज़ाम में नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको अपने गलतियों से सीखना है, ना कि फ्रस्ट्रेट होना है। और इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। आपको अच्छी चीज़ें खानी है, बाहर की इधर उधर की चीज़ें कुछ नहीं खानी है जिससे कि आपका तबीयत ख़राब हो जाए। हो सके तो आप मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज किया करो जिससे कि आप थोड़ा सा हेल्दी रहो। क्योंकि अगर आप अभी के टाइम पे बीमार होते हो तो आपका 8-10 दिन ऐसे ही टाइम चला जाएगा, जो कि बहुत आपके लिए ब्लंडर हो सकता है और आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत कम सकता है। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ पे भी आपको फोकस करना है।
माइंड पे भी फोकस करना है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है बहुत अच्छा होगा मेंस के लिए, और आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मॉक्स दो, उसका एनालिसिस करो। दूसरा आपको मैंने बताया कि आपको रिवीजन करना है, आपको अपने वीक चैप्टर जो भी है उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे के 1 वीक 2 वीक टाइम दे करके उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरी चीज़ें क्या की कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं। लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर आपको बहुत अच्छे से करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, ताकि उनमें से कुछ क्वेश्चन आएँ तो आपका वो ना छूटे। उसके बाद चौथी चीज़ आपने मैंने बताया कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको डेली करनी होती है, जैसे कि आपको कैलकुलेशन आपको डेली करना है, आपको वोकैब को डेली याद करना है, आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला याद करना वो आपको डेली करना है। उसके बाद आपको मैंने लास्ट बताया, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, अपने आप को काम रखना, रिलैक्स रखना है, अपने आप को एग्ज़ाम के सिनेरियो में विजुअलाइज़ करना है, आपको डिफ़िकल्टीज़ को विजुअलाइज़ करना है कि आपको डिफ़िकल्टीज आई तो आपको कैसे उसको आराम से फेस कर रहे हो, ताकि जब आपको एग्ज़ाम में रियल सिचुएशन आपको वो मिले तो आप नर्वस ना हो और आपका परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सको और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको और आप इसी बार अपना सिलेक्शन ले सको। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे मैं पीडीएफ्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। बहुत सारे वहाँ पे लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया है, और वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।